सिंगरौली के जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबाने में कितनी जल्दबाजी पुलिस और प्रशासन में है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो अपने होश ही खो देते हैं। आप जेल गए, आपने कुछ गलती वगैरह की थी? मैंने यही गलती की थी। विधायक जी को लेके गाली वगैरह का अवसर जो पुलिस ने अपने कुछ लाभ के दम पे किसी के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया, वो जेल चला गया। 2,500 से 3,000 लोगों का पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया इन दुर्घटनाओं से। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। गर्भवती महिलाओं से 10-10 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं। या परसौना में आपने सड़क दुर्घटना को लेकर महाआंदोलन चलाया था, उसका क्या हुआ? बंद हो चुका है या फिर अभी नहीं? आंदोलन तैयारी चल रही है? और ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकगण हैं, सत्ता के नशे में जो चूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यदीप और आप देख रहे हैं फोकस लाइन 24। हम सबके बीच में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े सिस्टमों से सवाल करते हैं और ऐसे लोगों के लिए लड़ते हैं जिसकी कोई मदद नहीं करता है। तो भास्कर मिश्रा जी, आपका वेलकम है। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत हमारा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आपको मैं सबसे पहले नेताजी कहूँ या फिर समाज सेवी कहूँ? देखिए, जो समाज सेवी नहीं होता वो राजनेता नहीं हो सकता जी। और अगर कोई राजनेता है, अगर वो समाज सेवी नहीं है तो फिर वो राजनेता नहीं हो सकता, व्यवसायी होता है। तो मैं विशुद्ध राजनेता हूँ और जो मेरा काम है एज ए पॉलिटिशियन वो मैं करता हूँ। अब जो लोग नहीं समझते तो कुछ भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मैं तो एक राजनेता हूँ, विशुद्ध राजनेता हूँ और मैं वही काम करता हूँ जो एक राजनेता को करना चाहिए और वर्तमान में वही काम कर रहा हूँ जो एक विपक्ष के राजनेता को करना चाहिए। जी, ये तो हो गया। इसके अलावा आप जेल जाने से डरते हैं? कभी नहीं। और जेल जाने से मुझे ही नहीं, किसी को नहीं डरना चाहिए, आपको भी नहीं डरना चाहिए। जेल ऐसा कोई तीसरे ग्रह में तो बसा नहीं है, जेल बना नहीं है जेल। और जो लोग जेल में रहते हैं वो इसी ग्रह के लोग रहते हैं, इसी धरती के लोग रहते हैं। तो जैसे और यकीन नहीं करेंगे कि निश्चित रूप से जेल अपराधियों के लिए बना हुआ है, बहुत से आरोपी उसमें रहते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए, जो मैं देख करके आया हूँ, तो उसमें अगर देखा जाए तो 50% निर्दोष लोग हैं, तो वो भी तो रह ही रहे हैं ना। तो ऐसा उनके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि वो निर्दोष देखिए, हैं और फिर भी गए हुए हैं जेल में? मैंने जो एनालाइज किया जी। उसमें 2-3 तरीके से लोग वहाँ पे फंस के रह गए। पहला, जैसे कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने FIR कराया तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की, उसने अपने जी का जंजाल यानी अपने सर से बोझ टालने के तौर पे उसको ले जाकर के FIR करके और न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने जेल भेज दिया है। तो बहुत से लोग तो सिस्टम की बहुत ही बड़ी लापरवाही हो सकती है। बिल्कुल। तो एक तो इस प्रकार के लोग हैं। दूसरे ऐसे हैं जो रंजिश बस किसी ने किसी को फंसा दिया और पुलिस ने अपने कुछ लाभ के दम पे यानी पैसे वैसे लेकर के किसी के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया और न्यायालय में पेश किया, ऐसे कुछ साक्ष्य दे दिए, वो जेल चला गया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली, जिनके साथ ऐसी कोई घटना घट गई कि वो चाहते ऐसा नहीं थे, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया, अचानक से हो गया। तो ये 3 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिसमें 50%, अगर पूरे जेल में लगभग 600 कैदी हैं, उसमें 300 कैदियों की अगर जांच की जाए तो वो निर्दोष साबित होंगे। या तो फिर ये भी कह लीजिए कि जितना उन्होंने कोई गुनाह किया उससे कई गुना ज़्यादा सज़ा उनको मिली हुई है। तो ये भी, तो इसके मतलब इसको सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने प्रयास किया है और कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं बहुत से जो वहाँ पे ऐसे कैदी हैं, पहले ये मैं बता दूं कि आपको ये लग रहा होगा कि आपने कैसे मान लिया कि वो निर्दोष हैं। हाँ, वो भी सही बात है। देखिए, जो वाकई में अपराध किया हुआ है जी। वो हमारे नज़दीक नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि उसने अपराध किया है। हाँ। मेरे पास वही लोग आए, अपना दर्द, अपनी समस्या उन्हीं लोगों ने कहा जो या तो निरपराध है या तो जो धोखे से फंस गया है। तो ऐसे लोगों का मैंने, बहुत से लोग जो हमारे से मिले वहाँ पे जेल में, उन लोगों का मैंने उनके वकीलों का नाम, उनके परिजनों का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब मैं लेके आया हूँ और उनसे लगातार हमको संपर्क तो नहीं मिल रहा है चूँकि बहुत से लोग हैं, पर 1 बाय 1 किसी दिन किसी एक लोग से, किसी 2 लोग से, ऐसे 2-4 लोगों के परिजनों से मैं रोज़ बातचीत कर रहा हूँ। अभी जैसे कल ही एक बरवा टोला बरगवा के एक
बैगा परिवार से हैं, जिनको कह लीजिए वहाँ के लोगों से मैंने भी बात किया, क्योंकि वहाँ के पूरा गांव मेरा समर्थक है, वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं हमसे, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने भी बताया कि वो निर्दोष फंसा हुआ वो व्यक्ति। फिर उन लोगों को मैं अपने लोगों को वहाँ भेजा, उनके परिजनों से मैंने बात की और बदौर मदद कुछ हम लोगों ने राशि भी उनको दी कि जब तक ताकि दिवाली अच्छे से मना सके, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रयास हम कर रहे हैं कि मैं जैसे ही छुट्टियां बीतेंगी वैसे ही मैं मानवाधिकार आयोग से मिलूंगा, मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश और मानवाधिकार आयोग दिल्ली से मैं मिलूंगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग वहाँ एक कैंप लगाइए और ऐसे लोगों की सुनवाई कीजिए और अपने संरक्षण में जांच करवाइए। अगर जो लोग निर्दोष हैं उनको आप जेल से बाहर निकलवाइए, और अगर इसमें भी कोई बात नहीं बनती है तो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी हम PIL लगा करके उन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत लोग का सवाल रहता है कि जेल में जाते हैं तो जैसे नेता लोग जाते हैं तो उनको बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दी जाती है, ऐसा सच में होता है? आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, खासकर मैं तो इसी जेल में गया हूँ, पचौर के जेल में ऐसी कोई VIP व्यवस्था यहाँ है भी नहीं। अगर जेल के अधिकारी या कर्मचारी चाहें भी तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ ओवरबर्डन है, यानी जितनी क्षमता नहीं है जेल की उससे डबल कैदी हैं। तो अगर किसी नेता को अगर वो VIP ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत से कैदियों को भगाना पड़ेगा जो वो कर नहीं सकते। खाना पीना भी वैसे ही है जैसे सबको देते, कोई ऐसा स्पेशल खाना वगैरह भी वहाँ पे खाना पीने का कैसा माहौल रहता है? मतलब घर का जैसा लगता है या फिर नहीं? अगर घर के जेल का जैसे ही? नहीं, अगर घर के जैसे ही खाना मिलने लगेगा तो फिर जेल क्यों कहलाएगी। लेकिन खाना पर्याप्त मिलता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर 600 लोगों का खाना एक बार में बन रहा है तो घर के जैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, जीवन तो जी रहा है आदमी वहाँ पे, ऐसा नहीं इतना ख़राब भी नहीं रहता, खाते हैं लोग, हम भी खाए। आप जेल गए थे तो आपका मतलब आपने कुछ गलती वगैरह की थी? मैंने यही गलती की थी कि जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, आपने देखा कि सिंगरौली में पिछले लगभग 7-8 सालों में 2 से 2,500 लोग अपनी जान काल के बस यानी असमय दुर्घटनाओं से अपनी जान गंवा दी, और उन लोगों के परिवार जो है बिखर गया उन लोगों का। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि माँ बाप विहीन हो गए, कई ऐसे बहनें हैं जिनके राखी का जो अधिकार था वो ख़त्म हो गया, कई ऐसे माएँ हैं जिनकी गोद सुनी हो गई, कई ऐसे बाप हैं जो उनके बुढ़ापे की लाठी ख़त्म हो गई। तो एक तरीके से कह लीजिए कि लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का, जो आंकड़ा अभी नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन अनुमानतः मैं बता रहा हूँ कि 2,500 से 3,000 लोगों का पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया इन दुर्घटनाओं से। उसी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकगण हैं, सत्ता के नशे में जो चूर हैं, उनको ये आंदोलन रास नहीं आया, और किसी न किसी तरीके से, और खासकर यहाँ पर का जो प्रशासन है वो भी स्वाभाविक सी बात है, सत्ताधारी लोगों का प्रशासन क्या करता है, केवल उनका चरण पादुका चुंबक होता है। तो उस लिहाज से इन लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे जेल भेज दिया, और तो मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। नहीं तो ये मतलब अब इसको आप चाहे अपराध समझे चाहे जो भी समझे, सिंगरौली की जनता अपराध समझती, क्या समझती, अब तो वो जनता ही समझे। इसके अलावा ये जो शासन प्रशासन है बिक चुकी है आपकी नज़र से? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिक चुकी है, लेकिन अपना काम ये लोग सही तरीके से ईमानदारी से नहीं कह रहे हैं, ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और कई ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि ये लोग कानून का राज का पालन जो होना चाहिए सिंगरौली में, वो ना करके माफियाओं के राज की स्थापना करवाने में मदद कर रही है पुलिस या प्रशासन। और नेताओं का राज, जो ऐसे भ्रष्ट नेता हैं या भ्रष्ट प्रशासन के लोग हैं, इनका राज कायम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसे राज्य को कायम करवाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। लोकतंत्र और कानून का राज पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो विशेषकर हमारे सिंगरौली में बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, ये कह लीजिए कि ख़त्म होने के कगार पे है जी। तो बहुत दुख की बात है। और यहाँ पे आपने शायद परसौना में आपने सड़क दुर्घटना को लेकर महा आंदोलन चलाया था, उसका क्या हुआ? बंद हो चुका है या फिर अभी नहीं? आंदोलन तैयारी चल रही है? आंदोलन लगातार जारी है और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आंदोलन तब तक नहीं बंद होगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो अलग से कोयला परिवहन के लिए अलग से सड़कें नहीं बन जाती, और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं अभी वर्तमान में, जब तक सड़क नहीं बन रही हैं तब तक जो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, एक तो इस दुर्घटना को रोका जाना आवश्यक है, ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे, ये भी मांग है हमारी। लेकिन अगर
फिर भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, कोल वाहन परिवहन से अगर दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, तो मेरी एक मांग है कि कम से कम उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, अगर मृत्यु हो जाती है किसी की तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा नगद, 5 लाख रुपए उनको जो दाह संस्कार के लिए तात्कालिक लाभ, और जो होल्डिंग कंपनियां हैं, होल्डिंग कंपनियां मीन्स कि जिनका कोयला, जो या तो कोयला बेच रहा है या तो जो कोयला खरीद रहा है, जैसे एनसीएल कोयला बेच रहा है और अडानी खरीद रहा है, तो ये होल्डिंग कंपनियां हैं। तो इन होल्डिंग कंपनियों में उनको, उनके परिजनों में से एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे जनहित के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, यहाँ बेरोजगारी हमारा विस्थापन है, तो ये तमाम चीज़ों पर हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन जो परसौना आंदोलन आपने बात की, उसमें विशुद्ध रूट की अलग से मांग है और दुर्घटनाओं के खिलाफ है वो, और वो लगातार जारी है। अभी मैं जेल से निकल के आया था, 12-15 दिन जेल में रहा था, और इसके बाद चूँकि यहाँ पे एक बार आदमी जब जेल जाता है तो लौट के आने के बाद परिवार को भी संभालना पड़ता है, और परिजनों जो हमारे नाते रिश्तेदार उनको भी संभालना पड़ता है। उसके बाद एक नई एनर्जी के साथ, नई प्लानिंग के साथ हम लोग जो है इस छुट्टी, अब ये दिवाली की भी छुट्टी भी आ गई, तो दिवाली की छुट्टी के बाद हम लोग एक नई प्लानिंग के साथ फिर से आंदोलन में उतरेंगे, और हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। इसका डेट रिवील नहीं, अभी तो डेट हमने तय नहीं किया है। अब सब अपने जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उन लोगों के साथ बैठेंगे और इसके बाद डेट तय करेंगे। इसके बाद आपको जरूर डेट बताया जाएगा, पूरे सिंगरौली को डेट पता चलेगा। अभी फिलहाल में जब आप जेल गए थे तो ट्रेंडिंग में चल रहा था कि संडे को भी स्कूल चल रही है, उसका क्या कहना है आपका? बहुत लोगों को मैंने देखा कि मतलब टैक्स वगैरह हम करके पोस्ट कर रहे हैं। यही तो विडंबना है यहाँ के प्रशासन की। पुलिस इतनी जल्दबाजी में रहती है क्रांतिकारियों को जेल भेजने में। जो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ता है उसके लिए पुलिस को इतनी जल्दी होती है जेल भेजने की, कि वो उसको कितनी जल्दी हम जेल भेज दें कि वो होश खो बैठता है अपने, और होश खोने के चक्कर में ऐसा लगता है कि वो नशे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे यही घटना हुई कि जो सीएसपी साहब थे उन्होंने हमें जेल भेजने की जल्दबाजी में यही भूल गए कि उस दिन संडे है और संडे को कोई स्कूल नहीं खुलती, और वो मजाक के पात्र बन गए, और ये राष्ट्रीय स्तर पर उनका मजाक बन गया है। बस यही बात है। तो ये पुलिस की लापरवाही, और जो सच्चाई के साथ जो लोग लड़ते हैं उनको कितना जल्दी दमन करना है और कितनी जल्दी उनको जेल भेज करके उनके हौसलों को तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, और ये दिखाना है लोगों को कि दूसरा भी अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ये होगा। यानी सिंगरौली के जो सच्चाई की आवाज़ है उसको दबाने में कितनी जल्दबाजी पुलिस और प्रशासन में है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो अपने होश ही खो देते हैं लोग। उसके बाद में भी आपने आंदोलन चलाया था, तो वो चलाने के बाद में पुतला वगैरह का दहन किए थे जी। क्या आपसी विवाद था आपका? नहीं, मेरा तो कोई आपसी विवाद नहीं था। मेरा वही सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध ही हमने आंदोलन जो हमारा चल रहा था उसी का अगला चरण था, हमने पुतला दहन किया। और जो यहाँ पे चूँकि यहाँ के जो प्रमुख जिम्मेवार नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हैं, यहाँ की एक राज्य मंत्री भी हैं, इस जिले से मिली हुई हैं प्रदेश सरकार को, और जो प्रभारी मंत्री हैं और सांसद हैं, इन 5 लोगों का हमने एक साथ पुतला दहन किया। और चूँकि उस समय पितृपक्ष चल रहा है, शव यात्रा भी की थी। पहले शव यात्रा हमने निकाली, फिर इसके बाद पुतला दहन किया। फिर पुतला दहन के बाद चूँकि इन लोगों का, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके राजनीति का मैंने किया, उनका नहीं किया। जो ये लोग थे उनका, लोगों का नहीं किया, मैंने उनकी राजनीति का पुतला दहन, शव यात्रा निकाली और उनका पुतला दहन किया, और फिर उनका पिंडदान भी किया उनके राजनीति का, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था तो उससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता था जी। तो फिर इसके बाद में आप ऑटोमेटिक और अचानक से गायब हो गए थे, फिर पता चला कि एक दिन बाद कि आप जेल में दोबारा चले गए हैं, इसका क्या? नहीं, गायब कहाँ हुए, मैं तो लगातार पब्लिक में था। अब पब्लिक अचानक से आपको ले गए थे ना? नहीं, वो किसी को नहीं पता। मैं कुछ दिनों के लिए 3-4-5 दिन के लिए बाहर गया था, भोपाल गया था, और फिर वहाँ से आया जिस दिन, उसके दूसरे दिन अडानी में एक दुर्घटना घटी। वहाँ से लोगों ने हमको मदद मांगी, तो हॉस्पिटल में पहले हमको बुलाया गया। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो पता चला उनके परिजनों को पुलिस थाने ले गई है, तो मैं थाने चला गया और वहाँ से उन लोगों ने हमें अरेस्ट कर लिया बिना कोई नोटिस के। नोटिस हमें नहीं दी थी, लेकिन ये मुझे जानकारी थी कि मेरे ऊपर STSC एक्ट लागू हो गया था। मैं भोपाल में था। ये जो आपका एक्ट लगा था, तो ये मतलब किस लिए लगा था? आप गाली? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं भोपाल में था तभी मुझे जानकारी थी कि STSC एक्ट लागू हो गया, और जैसे मैं सिंगरौली जाऊँगा हमारी गिरफ्तारी होगी। तो हमारे सहयोगियों ने कहा कि आप मत जाइए और एंटीसिपेटरी बेल लगा लीजिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं,
जेल से डर के मैं नहीं भागूंगा। और मैं भोपाल से आया डंके के चोट पे, और मैं थाने भी गया और मुझे थाने में अरेस्ट किया गया। हो सकता है कि पुलिस, अगर मैं थाने न जाता तो मुझे अरेस्ट भी ना कर पाती, लेकिन मैं क्यों डरूं? मैं जेल जाने से क्यों डरूं? पुलिस आए, जहाँ चाहे वहाँ, जहाँ उसने चाहा मैंने अरेस्ट हुआ। अगला सवाल क्या था आपका? मेरा ये सवाल था कि आपने गाली वगैरह का उपयोग किया था क्या? क्योंकि जो भी चल रहा था, देखिए, जैसे मैं जैसे विधायक जी को लेके गाली वगैरह का अवसर उपयोग, जो भी आपके साथ, जैसे मैं आपके साथ अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसी तरीके से किसी पत्रकार को मैंने इंटरव्यू दिया रहा होगा, मुझे याद नहीं है। अब उस इंटरव्यू लगभग 15 सेकंड का तो आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा, आप हमसे जो इंटरव्यू 2 घंटे का चलेगा वो 15 तो सेकंड का। उसी तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट का वो इंटरव्यू था, उसमें भी सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो काट के किसी ने वायरल किया। अब वो वीडियो में मैंने क्या कहा, जब पूरा वीडियो मिले तो हम वो पूरा इंटरव्यू सुनने को मिले तो समझ में आएगा। अब पुलिस की ये क्या कहेंगे, मूर्खता ही कहा जाएगा वह, या कह लीजिए वही जल्दबाजी कही जाएगी कि बिना पूरा वीडियो देखे उस छोटे से वीडियो के आधार पर मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया, और वो भी ST-SC कायम कर दिया, जो कि बनता ही नहीं था। और ना केवल कायम कर दिया बल्कि विधायक जी फरार हो गए। पहली बार आपने ऐसा सुना? पहली बार सुन रहे हैं। विधायक जी फरार हो गए। आपने कभी सुना था कोई विधायक फरार होता है? पहली बार पूरे भारत के इतिहास में कोई विधायक फरार हुआ। अब विधायक फरार इसलिए हुए ताकि हमें जेल में रखा जाना पड़े, क्योंकि उसमें नोटिस की तामीली, जो चूँकि ST-SC एक्ट है उसमें नोटिस की तामीली अनिवार्य मानी जाती है। और हालांकि आजकल BNS में तो व्हाट्सएप पे भी है, लेकिन संभवतः माननीय जज महोदय नोटिस की तामीली व्यक्तिगत चाहते थे, और चाहते थे कि विधायक श्री जो है तो उनकी अदालत में उपस्थित होकर के अपना जवाब दें। इस वजह से विधायक जी फरार थे और वो मिले नहीं, तो मैं उनकी वजह से 12 दिन जेल में रहा, चूँकि छुट्टियां पड़ गई फिर। और वही वो लोग चाहते थे कि छुट्टी तक खींचें, और जैसे छुट्टी पड़ेगी तो जमानत होगी नहीं, तो वही हुआ। और पहली बार है ऐसा। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही फरार हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है विधायक के फरार को ढूंढ के लाने वालों के लिए इनाम भी रखा गया था कि जो ढूंढ के विधायक को लाएगा उसके ऊपर इनाम दिया जाएगा। मैंने फेसबुक पे कहीं पर देखा था कि मतलब टैक्स वगैरह लगा के लोग पोस्ट किए थे कि खोजने वाले को इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ। अब वो तो मैं तो जेल में था तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे भी सुनने को मिला कि जिस तरीके से इनाम पुलिस घोषित करती है उसी तरीके से संभवतः विधायक के लिए इनाम घोषित किया गया था। जनता ने घोषित किया था, पुलिस क्या करेगी। जी। तो आपकी रिहाई होने के बाद में विधायक जी अपना इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि मेरे भास्कर जी छोटे भाई हैं, तो ऐसा कुछ आपका क्या उसमें राय है? अगर मैं छोटा भाई था तो उन्होंने जेल क्यों भिजवाया, एक बात। दूसरी बात, फिर फरार क्यों हुए? अगर इतना बड़ा फरार नहीं हुए, उनका काम पड़ गया होगा तो काम से चले गए। विधायक जी हैं तो उनके पास समय न रहा होगा, इसलिए काम पे चले गए होंगे। ऐसा कौन सा काम था? वो आजकल तो वीडियो कॉलिंग सुनवाई होती है, वीडियो कॉलिंग से अब वो एक्सेप्ट कर लेते, फ़ोन करके बोल देते भाई व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप में एक्सेप्ट कर लेते, वीडियो कॉलिंग में सुनवाई हो जाती। मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ा था, वीडियो कॉलिंग में भी हो जाती। एक बात, ये सब अफवाह की बात है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे विधायक जिसके पास सेंस नहीं है उसको मैं अपना बड़ा भाई क्या कुछ भी कभी बनाऊँ नहीं, दूर दूर से कोई नाता ना रखूँ, और कभी भविष्य में भी ऐसा ना हो। मैं तो दोस्ती भी ना रखूं बड़े भाई या छोटे भाई की तो बात छोड़ दो, जिसके पास इतना सेंस नहीं है। सवाल भास्कर मिश्रा को जेल भिजवाने का नहीं है, सेंस की बात जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि एक 14 साल का बच्चा, 14 वर्ष का बच्चा, नाबालिग लड़का, वो दुर्घटना की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी रहती राजासरई में, और वो विधायक जो है जा कर के लिट्टी चोखा खा रहे होते हैं, पार्टी कर मना रहे होते हैं चंद किलोमीटर दूर पर। और ना केवल पार्टी मना रहे थे बल्कि बड़े गर्व से उस पूरी पार्टी का पूरा लिट्टी चोखा का जो उन्होंने नज़ारा लिया उसकी फ़ोटो और वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक में अपलोड की। अब आप सोचो, हमारे जो सनातन धर्म है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, या कोई भी धर्म हो, हर धर्म में अगर कोई डेड बॉडी पड़ी रहती है तो पूरे गांव में खाना नहीं बनता, भोजन नहीं पड़ता। खाना नहीं। और वो जा करके सेम टाइम पर, जबकि परिजन कितना बिलख रहा था, पूरा परिवार की हालत क्या हो रही थी, उनके माँ बाप की हालत क्या हो रही थी, वो लोग सिर्फ इतना बार बार उनको फ़ोन भी कर रहे थे कि एक बार विधायक जी आप आ जाइए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। लेकिन वो वहाँ ना आकर के लिट्टी चोखा खाने चले गए। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति रही है कि अगर
कोई किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे गांव में जो है भोजन नहीं बनता उस रात को, लेकिन वो उसी समय जब डेड बॉडी पड़ी थी उनके विधानसभा क्षेत्र के एक नागरिक की, एक बच्चे की, उस समय वो लिट्टी चोखा जाके खा रहे थे। इसलिए वो पीड़ा मेरे अंदर थी और उसी पीड़ा के वजह से कुछ ऐसा अगर निकल गया होगा तो मुझे याद नहीं है, और वो उस जांच का विषय जांच चल रही है उसका, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैंने कोई ना तो उनका नाम लिया। अगर वो विधायक ना होते तो मैं कुछ बोलता भी नहीं उनको। और ये भी बात है, अगर वो ST SC क्या कोई भी विधायक होता, सामान्य वर्ग का भी विधायक वहाँ होता तो मैं उसको बोलता, सांसद को मैंने बोला जी। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसके ऊपर में आपका क्या राय रहेगा? स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो सबसे व्यक्ति को क्या मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज तक सड़क, और अब तो सड़क तो बिल्कुल भी सही है, संचार, ये सारे लोगों सभी की हालत देख लीजिए। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो यहाँ केवल व्यवसाय बन के रह गया है। ट्रामा सेंटर में आप जाइए, देखिए न तो आपको डॉक्टर मिलेंगे, न मरीज भटकते रहते हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो यहाँ पे विडंबना है वो गायनिक का है, मतलब वहाँ पे जो मातृत्व है, जीव किसी भी महिला का सबसे पीड़ादायक और उसके बाद सबसे सुखद, मतलब जब उसका प्रसव पीड़ा होती है तो दुनिया का सबसे बड़ी पीड़ा मानी जाती है प्रसव पीड़ा, और उसके बाद जब प्रसव से वो निवृत्त हो जाती है कोई महिला, यानी बच्चा बाहर आ जाता है, तो सबसे बड़ा सुखद जीवन भी वही है। तो यानी सबसे कष्ट का समय और सबसे दुख का समय दोनों भी बहुत गंदे तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे जो है ट्रामा सेंटर में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है। सबसे खतरनाक स्थिति है, आपने देखा कई बार मीडिया में निकल रहा है, पेपरों में निकल रहा है कि एक जो पेशेंट हैं, गर्भवती महिलाओं से 10-10 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको इन किन प्रकार इनको कोई बहाना लगा करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में डिस्चार्ज किया जाता है, और वो लोग वहीं पे वही डॉक्टर जाके उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका सिजेरियन करते हैं या इलाज करते हैं, या उनके साथ कार्रवाई नहीं होती। अब शिकायतें तो बहुत हुई हैं, कार्रवाई तो आज तक मैंने नहीं देखा। अब कार्रवाई कैसे होगी जब सत्ताधारी जो नेता हैं, विधायक, सांसद, वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बताया जाता है कि प्रशासन में जो क्षमा करिएगा, जो अस्पताल में यानी ट्रामा सेंटर में जो बजट आता है उसकी बंदरबाट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और प्रभारी मंत्री भी तो शामिल हैं। जब ये सब लोग शामिल हैं तो फिर ये लोग उसमें कैसे कार्रवाई करवाएंगे? अब प्रशासन में भी बैठे लोग शामिल हैं। अब जो नए कलेक्टर आए हैं वो थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब देखते हैं कि वो उनका एक्सरसाइज क्या रंग लाती है। कलेक्टर जी जो न्यू आए हुए हैं, आगे चलकर आपके हिसाब से काम हम करेंगे कि कैसा कुछ? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए उनको, और ना तो मैं ये चाहूँगा कि वो मेरे हिसाब से करें, जनता के हिसाब से करें, सिंगरौली की आवश्यकताओं के हिसाब से करें। और अभी जो शुरुआत है, जो शुरुआत में उन्होंने एक्शन लिया है तो वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी बनी रहे तब ना। अभी तो ये सुनने में आया कि वो नए हैं, यंग हैं और स्मार्ट हैं, और प्लस उनका पहला ज़िला है, तो और पहले ज़िले में पहला काम है, तो पहला काम मतलब शुरुआत के कह लीजिए कि अच्छा है, लेकिन भविष्य कैसा होता है वो आने वाला समय बताएगा। देखिए एक चीज़ आपको मैं साफ बताऊं कि लोकतंत्र जो होती है ना, उसमें ब्यूरोक्रेसी हैंड है, मस्तिष्क मस्तिष्क कौन है? डेमोक्रेसी है। या ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी जो हैंड है ना, तो ब्यूरोक्रेसी को मजबूरी में लोकतंत्र में, एक किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा जहर है कि उसको न चाहते हुए भी पीना पड़ता है, लेकिन उस जहर को कम करने के लिए उसके ऊपर डेमोक्रेसी बैठाई जाती है, यानी लोकतंत्र बैठाया जाता है। जो प्रशासन में बैठे, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग होते हैं वो नियुक्त लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, क्या कहते हैं, नियुक्त लोग होते हुए हैं, उनको उनकी पोस्टिंग की जाती है, उनके बदले में उनको सैलरी दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो डेमोक्रेसी बैठाई जाती है वो जनप्रतिनिधि होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हर 5 साल बाद उनको चुनाव में जा करके उनकी जिम्मेवारी पूछी जाती है, उनको ऐसा उत्तरदायित्व दिया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसलिए लेकिन अगर और इसीलिए जो है, तो अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेगा तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो संतरी हैं उनके, ये सब स्वयं उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या ये कह लीजिए कि प्रशासन से ज़्यादा भ्रष्ट हैं ये। तो फिर प्रशासन से अच्छे से काम कैसे करवा सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी से अच्छे से काम कैसे करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते।
इसके लिए चाहिए कि जनता को अच्छा प्रतिनिधि चुने। और सिंगरौली में बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं पर नौकरी वगैरह लोकल के एरियो को नहीं मिलता है, एरिया के बाहर वाले एरियो को मिलता है सर। मैंने ये कहा ना आपको, शुरू से मैंने कहा है कि सिंगरौली में विस्थापन और बेरोजगारी, विस्थापन का दंश तो हम भोग ही रहे हैं, उससे उत्पन्न हुई है बेरोजगारी। और उस बेरोजगारी जो है बेतहाशा है। और सबसे विडंबना ये है कि हमारी ज़मीनें छीन ली गई। मेरे पास, हम लोगों के पास आज के डेट में कुछ नहीं है। जिनके पास ज़मीनें बची भी हैं वो किसी काम की नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन की वजह से फसलें जल जाती हैं। तो किसानों का जो कह लीजिए एक तरीके से जो पूंजी है वो भी डूब जाती है। आपने कभी देखा होगा, कभी खेत में जाइएगा तो आप देखेंगे कि जो फसल है ना, फसल के ऊपर एक परत का कोयला लग जाता है। हाँ। वो चर लेता है, उस फसल को ख़राब कर देता है। क्योंकि जो राखड़ है, जो कोयला है ना, उसमें इतने हानिकारक तत्व होते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं। तो कह लीजिए पूंजी डूब जाती है, इसलिए लोग किसानी करना धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। तो सिंगरौली में कह लीजिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जीविकोपार्जन हो सके सिवाय रोजगार के। वो भी रोजगार बाहर के लोगों को मिल जा रहा है। जो सिंगरौली के लोग हैं उनको अगर बहुत मशक्क़त किए तो इतनी भारी रकम उनसे वसूली होती है कि वो लोग बेचारे कर्ज में डूब जाते हैं। जो कमाते हैं कर्जा भरने में चला जाता है, उसका कर्ज का ब्याज ही भरते रह जाते हैं 5 साल। और फिर इसके बाद नेताजी लोगों को भी चाहिए होता है, दलालों को चाहिए होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से बहुत बड़ा सिस्टम का फेलुअर है। और ये कह लीजिए कि सिंगरौली की विडंबना का मकड़ जाल है। और इस मकड़ जाल से निकालने के लिए हम सबको, हम जैसे समाज सेवी और पॉलिटिशियंस को, आप जैसे पत्रकारों को, सबको मिल करके, और जो समाज सेवी हैं इन सबको मिल करके, आम जनता को मिल करके इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तभी हम जब इस पूरे विडंबना के मकड़ जाल से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब कि क्या मतलब नौकरी वगैरह पैसे से बिक जाती है, दलाल वगैरह दिला देते हैं, ऐसा कुछ ही होता है? जाहिर सी बात है, आप तो देख ही रहे हैं, पूरा माहौल ही चल रहा है कि ऐसे सुनने में आए हैं। कई लोग बताते हैं कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो लोग बताते हैं कि ड्राइवरों के लिए 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, हेल्पर और सुपरवाइजर के लिए 3 से 4 लाख रुपए लिए जाते हैं। और उनकी सैलरी कितनी है? 35 से 30 हज़ार। अब वो बेचारे 4 लाख रुपए देने के बाद कितना कमाते होंगे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद फिर 4 लाख, 1-1.5 साल तक काम, गरीबों के पास 4 लाख आता कहाँ से होगा? इसका मतलब ये है कि 4 लाख रुपए वो कर्ज में लेता होगा और कर्ज में लेकर के ब्याज भरता रह जाता होगा। कुल मिला के शून्य सन्नाटा है। केवल उसके मानसिकता में इतना है कि चलो हम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई इससे फायदा नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। मतलब ज़मीन वगैरह बेच के ले लेते हैं तो उनको तो मतलब ये 2-3 साल तक लग जाता होगा उनको रिकवर। मैंने बेचने की बात तो नहीं देखी है, लेकिन कई बार ऐसे लड़के मिले हैं कि जिन्होंने बताया कि उन्होंने गहना रखे, अपने घर परिवार के परिजनों का गहना रख करके, आभूषण रख करके और पैसा कर्ज में लेकर के वो उनको रोजगार के लिए दिया है या किसी और चीज़ के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा है। आप सिंगरौली के भविष्य को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? मैं सिंगरौली को, एक आपने सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री महोदय थे, अब जो कि कृषि मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाए। उन्होंने तो सिंगापुर नहीं बनाया, नंगापुर बना दिया। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि सिंगरौली वाकई में सिंगापुर बने। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंटरनेशनल लेवल का हो। यहाँ पे जो आने जाने की व्यवस्था है, यानी कि जो कह लीजिए कि लोगों के पास कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी हो, सड़कें 1 नंबर की हो, लोगों को अच्छा रोजगार मिले, अच्छी स्कूलें हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो एक केवल नाम के बने हुए हैं। आप देखिए कभी उसमें एक मरीज भी भर्ती नहीं हो सकता है, एक स्टूडेंट भी नहीं हो सकता। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग कह रहे, जो यहाँ के लोगों को मूल आवश्यकता है वो जो चाहिए, इन्वायरमेंट बेहतर हो, विकास के साथ बेहतर परिस्थिति यहाँ बने। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का भी ध्यान रखा जाए, जो यहाँ के लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले, जो विकास हो उसका लाभ मिले। समझ रहे हैं? तो हमारे कहने का मतलब, अच्छा ये सारे काम यहाँ हो भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं। सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ हमारी जो कमाई है, हमारी सिंगरौली में जो कमाई है, उसको यहाँ अगर लगा दिया जाए तो हमारा सिंगरौली सिंगापुर बन जाएगा। केवल न तो मध्य प्रदेश सरकार से पैसे लेने की आवश्यकता है, न भारत सरकार से पैसे लेने की आवश्यकता है। केवल हमारा पैसा सही तरीके से है, उसका इन्वेस्टमेंट हो जाए, बाहर न चला जाए, CSR का हो जाए, DMF का हो गया और तमाम जो हमारे पैसे हैं,
इसको अगर यहाँ सही तरीके से खर्च कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल जाएगी, पर्याप्त रोजगार मिल जाए। मैं चाहता हूँ आगे आने वाले 10 सालों में वाकई में हमारा सिंगरौली सिंगापुर की तरह दिखे, और ना सिंगापुर की तरह दिखे तो कम से कम इंदौर जैसे सिटी तो दिखे। ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। जी मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और करूंगा। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, कभी मौका दिया, साथ दिया, तो हम बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है तो कम से कम इंदौर की तरह सिटी तो बनाएंगे सिंगरौली। आप वोट चोरी को लेकर क्या कहेंगे? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से अभी तो फिलहाल चल रहा था। वोट चोरी तो निश्चित रूप से हुई, उसका तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रमाण सहित दिखाया, और एक जगह नहीं दिखाया, कई जगह दिखाया, और इसका जवाब जो है आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। चुनाव आयोग ने फूल जलूल की बातें की और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके, उसका प्रवक्ता बन करके उन्होंने जवाब दिया। एक चीज और आपने देखा होगा कि सवाल जब चुनाव आयोग से किया जाता है तो मिर्ची भाजपाइयों को लग जाती है, भाजपा के सरकार को लग जाती है, जवाब भाजपा के लोग देते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक है, या वर्तमान में एक हो चुके हैं, जो कि दोनों मिलकर के लोकतंत्र का गला जो है घोंट रहे हैं, दबा रहे हैं। ये जो कि आने वाले समय में बेहद खतरनाक स्थिति बनने वाली है। क्या कांग्रेस पार्टी में भी भ्रष्टाचार है जैसे बीजेपी में? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो विपक्ष में रह के कौन सा भ्रष्टाचार करेगी? जब सरकार आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार में रहे, तब ये सवाल बनता है कि भ्रष्टाचार है। अभी तो कांग्रेस के पास कोई दायित्व ही नहीं है, तो ये सवाल ही अपने आप में सही नहीं है। तो मतलब आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट तो मिलता है जो आप काम कर रहे हैं? जितना मिल रहा है जनता देख रही है, लेकिन मिलता तो है, तभी तो लड़ रहा हूँ। तो मतलब आप जेल से रिहाई हुए थे तो कोई एक नेता नहीं आए हुए थे? अब मैं चूंकि जेल से 12 दिन बाद निकला, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कौन सा नेता आया, कौन सा नहीं आया। उस समय तो ये लगता है कि किसी तरीके से घर पहुंचो। जो लोग गए थे और उनके साथ मैं खुशी खुशी घर आ गया। सबसे पहली बात तो जेल से निकलने के बाद लगता है कितने जल्दी घर पहुंचू, और उस मानसिकता में मैंने ये नहीं देखा कि कौन आया कौन नहीं आया। जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद। भाजपा के किन्हीं 3 नेताओं को पसंद करते हैं, उनका नाम बताइए। किस नेता, सिंगरौली या राष्ट्रीय? आप पहले सिंगरौली को बता दीजिए, उसके बाद राष्ट्रीय को बता दीजिए। जैसे देखिए, व्यक्तिगत आधार पर अगर किया जाए तो व्यक्तिगत आधार में सारे लोगों का संबंध है, सारे लोग अच्छे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि नापसंद करता हूँ। सारे नेता व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, लेकिन नेता के रूप में उनमें कोई गुण नहीं है। राजनीतिक गुण उनमें कोई नहीं है। राजनीतिक गुण एक दो प्रकार के होते हैं। एक केवल राजनीति इसलिए करना ताकि अपने परिवार को सेटल किया जा सके, खुद को 6-7 पीढ़ियों के लिए धन कमा करके रखा जा सके, खुद के ऐशो आराम का ध्यान रखा जा सके, आजीवन ऐशो आराम को बनाया जा सके। एक तो राजनेता का मतलब ये होता है, मानते हैं लोग, और दूसरा वो जो जनता के लिए कुछ करे। तो जो पहले वाला राजनेता है, उसके हिसाब से यहाँ सारे राजनेता खूब घूम रहे हैं। दूसरा प्रकार का राजनेता जो कि वाकई में राजनेता होता है, कि जो कुर्बानी दे, जनता के लिए लड़े, जेल जाए, ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनेता के रूप में बहुत ज्यादा मैं भाजपाइयों को पसंद नहीं कर रहा हूँ। कोई ऐसा भाजपा का नेता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लोग ठीक ठाक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय स्तर में तो अभी वर्तमान में अगर विपक्ष के नेता के रूप में देखा जाए तो शायद नितिन गडकरी जी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए उनको शायद मोदी सरकार ने हमेशा उनको संकट में डाल के रखती है, उनसे भय खाती है। लेकिन नितिन गडकरी जी फिर भी ठीक है, अगर विपक्ष के भाजपा के नेताओं में आप देखें तो वर्तमान में। बाकी तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा, बाकी तो नेता है ही नहीं है, सब तो मोदी के चमचे हैं। तो मतलब आप विधायक रामनिवास शाह जी को या फिर राजेंद्र मेश्राम जी को पसंद करते हैं? इनमें से कोई एक? मैंने बोला ना, पसंद करते हैं? मैंने बोला ना, व्यक्तिगत रूप से पसंदगी नापसंदगी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से तो कोई इस लायक नहीं है जिसको पसंद किया जाए। फिर भी आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन? जनप्रतिनिधि के रूप में कोई नहीं। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी नहीं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद। कांग्रेस पार्टी में आपकी यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई? मैं तो ऐसे छात्र जीवन में से ही राजनीति करता हूँ। मैं NSY से जुड़ा हुआ था जब मैं ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय, जिसको TRS कॉलेज भी कहते हैं, रीवा से, वहाँ जब मैं पढ़ा करता तब NSY से जुड़ा हुआ था। और एक छात्र संघ के चुनाव भी एक बार मैं लड़ा, CR बना। फिर इसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई में चला गया दिल्ली, वहां भी मैं था। तो जो DU का इलेक्शन हुआ करता था उसमें काफी इंटरेस्ट लेता था, बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता था। बहुत से आज कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो हमारे समय के DU के इलेक्शन के फाइटर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया है उनका। और फिर इस तरीके से राजनीति में हमेशा रही। लेकिन जो औपचारिक पॉलिटिक्स मेरी कहेंगे
वो 2009-10 से शुरू होती है, जो कि सिंगरौली में आकर के मैं औपचारिक रूप से सदस्यता लिया और यहीं से राजनीति शुरू किया। कि एजुकेशन क्या क्या है मैं बताया मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, पीजी हूँ और इसके बाद मैं यूपीएससी की मैंने तैयारी की। मैंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी मेरा था, लेकिन चूंकि राजनीति में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं अपना एक अटेम्प्ट छोड़ करके वापस आ गया और राजनीति में जुड़ गया, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था और मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपका आगे का क्या प्लान है सिंगरौली को लेकर बढ़ने के लिए? अब मैंने कहा ना कि अभी जब से मैं जेल से आया हूँ तो कई चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, जिसको मैं जब समराइज कर लूंगा इसके बाद इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। लेकिन करना तो कुछ अच्छा है, बेहतर है। सिंगरौली के लिए ऐसा कुछ करना है ताकि सिंगरौली में क्रांति आए और यहाँ के लोगों को उनका हक मिले। और सिंगरौली को, जैसा मैंने कहा, कि वास्तविक सिंगापुर अगर ना भी बनाया जा सके तो कम से कम इंदौर जैसे सिटी तो बनाया जा सके। ये मेरा, इंदौर जैसे जिला बनाया जा सके, मेरा ये सपना है। उससे भी बेहतर करूंगा, लेकिन कम से कम इंदौर जैसे तो बनाया जा सके। क्या आपको विश्वास है कि सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी 2028 में वापस आ सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। आशावादी तो व्यक्ति को होना ही चाहिए और हम भी आशावादी हैं। अब डिपेंड करता है कि हम लोग मेहनत कितना कर पाते हैं। जो हमारा संगठन है वो जनता की आवाज़ को कितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है। अगर हम जनता की आवाज़ को सही तरीके से उठा पाए, लड़ाई हम लोग सही तरीके से लड़ पाए, तो निश्चित रूप से जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और सिंगरौली की तीनों सीटें आएंगी। और अगर उस बीच में पुनर्गठन हुआ, जो है उसमें भी अगर विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो सारी सीटें आ जाएंगी। तो आपको विधायक जी का टिकट मिल गया तो क्या आप लड़ना पसंद करेंगे? कौन नहीं लड़ना चाहेगा। अगर विधानसभा का, लोकसभा का, किसी का टिकट मिलता है और जनता अपना आशीर्वाद देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे ही। तो मतलब आपका प्लान है कि मतलब लड़ना ही है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर सिंगरौली की जनता चाहेगी और हमारी पार्टी चाहेगी, हमारे अपना प्रतिनिधि बनाएगी, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का अवसर देगी, तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन ये ऐसा कोई प्लान बना करके हम काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे विधायक या सांसद ही बनना है इसलिए मैं कोई काम कर रहा हूँ। मैं काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिंगरौली के लिए कुछ बेहतर किया जा सके, अच्छा किया जा सके, सिंगरौली में परिवर्तन आ सके, सिंगरौली के लोगों को हक मिल सके। और देखिए मेरा एक सूत्र वाक्य है कि सिंगरौली में अगर एक रोटी है तो उसका मतलब पहली रोटी, पहला निवाला, अगर एक रोटी है तो पहला निवाला सिंगरौली के लोगों को मिलना चाहिए। यानी सबसे पहले हक सिंगरौली वासियों का बनता है, यहाँ के लोगों का बनता है और यहाँ के लोगों को यहाँ का पहला हक मिलना चाहिए। अगर जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भास्कर जी, सिंगरौली की जनता पूछती है कि बोलने से तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा, फिर दिखाई तो नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार के लिए हम लोग तो लड़ रहे हैं, लड़ गए, जेल गए, लगातार ज़रूरत पड़ेगी तो और जाएंगे, लगातार लड़ाई जारी है। केवल एक व्यक्ति के लड़ने से तो भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। या तो पूरी जनता को, सिंगरौली के पूरी जनता को आकर के हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, या तो फिर ऐसी ताकत हमारे हाथ में देनी होगी जिससे हम कुछ कर सकें। ये दो चीज़ें हैं। अगर दोनों चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक हम लड़ते तो रहेंगे, लेकिन ख़त्म होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कैसे दी जा सकती है। पर हाँ, इतनी इस बात की गारंटी ज़रूर हम देते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लगातार लड़ते रहेंगे। मौका मिलेगा तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। पूरा अवसर मैं लड़ तो ही इसीलिए रहा हूँ, सुधार के लिए ही लड़ रहा हूँ। और अगर हमारे हाथ में आज कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ वर्तमान में, इसके बावजूद भी अगर जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो अगर जनता ने कोई हमारे हाथ में ताकत दी तो क्यों नहीं लड़ूंगा। तब तो इतना ज़्यादा सुधार होगा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा और सोच भी नहीं पाएगा। इतनी बेहतरी आएगी। मैंने कहा था जिस दिन जनता हमारे हाथ में दे दी ताकत, अगर हमें दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो सिंगापुर तो बना नहीं कह सकते कि सिंगापुर भी बना सकते हैं, लेकिन इंदौर जैसे शहर तो और वहाँ की जैसे संपन्नता यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर हम बना देंगे। सिंगरौली जिले के लिए आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि सिंगरौली की जनता को अपनी आवाज़ खुद को भी बुलंद करनी पड़ेगी। और कम से कम अगर अपनी आवाज़ आप खुद बुलंद नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहा है उसका साथ दो, उसको समर्थन दो। और अगर यह भी नहीं कर सकते, कुछ लोग यह भी नहीं कर सकते, इतने आलसी होते हैं, तो कम से कम उसका विरोध तो ना करो, उसकी बुराई ना करो, उसके कामों में अड़ंगा मत डालो।
बहुत से लोग ये भी करते हैं। तो मेरा सिर्फ 3 संदेश है, या तो आप साथ खड़े हो जाओ, हम लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो जो कर रहा है तो उसका समर्थन दो, और अगर समर्थन भी नहीं दे सकते तो कम से कम साइलेंट रहो, चुप रहो, बुराई मत करो, उसके कार्यों में बाधा पैदा मत करो। यही मेरा संदेश है। जी लेकिन अगर साथ दे देंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, बेहतरी जल्दी आ जाएगी और सिंगरौली वाकई में सिंगापुर बन जाएगा। आज का पॉडकास्ट कुछ ऐसा रहा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।